मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम लोग मार होड़ की कहानी के नाम से पहले भी एक कहानी आपके लिए पेश कर चुके हैं। उसी कहानी का एक और हिस्सा आपके लिए आज हम पेश करने वाले हैं, जो यकीनन आपके लिए, आप सब पाक फौज के प्यारों और ISI को पसंद करने वालों के लिए एक मज़ेदार और आंखें भर आने वाली एक कहानी होगी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल दीन फॉर टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसकी दोनों टांगें शदीद जख्मी थीं। पुलिस एहलकार उसे गाड़ी में डालकर लाए थे। मुझे महसूस हुआ कि जल्द ही उसका ऑपरेशन ना किया तो ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। मैं ज़हनी तौर पर इस तरह की सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन ये मेरे पेशे का हिस्सा है। एक डॉक्टर को हर वक्त किसी गैर मुतवक्के सूरत हाल के लिए तैयार रहना पड़ता है। खैर, उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया। मैंने पानी का एक ठंडा ग्लास पिया और अपने काम की तैयारी में जुट गया। बारूद ने उसकी दोनों टांगें शल कर दी थीं। सर और चेहरे पर भी जख्म थे। हल यही था कि दोनों टांगें काट दी जाती। ऑपरेशन थिएटर में आने से पहले पुलिस का एक अफसर मेरे पास आया। उससे मैंने सारे कागजात पर दस्तखत लिए। मैं जाने लगा तो वो पुलिस अफसर बोला, डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम मुजरम है। मोटरसाइकिल पर धमाका हेज मवाद लगाकर टारगेट पर खड़ी करने जा रहा था कि रास्ते में ब्लास्ट हो गया। यानी शाहिदीन ने बताया कि धमाके के साथ ही ये चंद फुट उछल कर दूर जा गिरा। शायद इसी वजह से इसका ऊपरी धड़ बच गया। इससे बहुत अहम मालूमात मिल सकती हैं। जैसे ही ये बयान देने के काबिल हो, मुझे खबर दीजिएगा। मेरे दो सिपाही यहीं मौजूद रहेंगे। उससे गुफ्तो शनीद के बाद मैं अपने काम पर लग गया और एक तवील ऑपरेशन के बाद उसकी दोनों टांगें काट दी गईं। ऑपरेशन करके मैं अपने कमरे में आ गया। उस वक्त मुझे शदीद दुख हो रहा था। इतना कड़ियल जवान अपनी दोनों टांगों से महरूम होकर उम्र भर के लिए माजूर हो चुका था। साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि जो कुछ इसके साथ हुआ वो उसके बुरे अमाल का नतीजा है। उसके किए गए बम धमाके में न जाने कितने मासूमों की जान जाती। लेकिन साथ ही मुझे ये भी अफसोस हो रहा था कि कैसे कैसे जवान इन गलत राहों पर चलकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इन्हीं सोचों ने मेरे अंदर उसके बारे में जानने की ख्वाहिश शदीद कर दी। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैं उसके कमरे में चला गया। वो होश में तो था, लेकिन हैरत इस बात को देखकर हुई कि उसके चेहरे पर दर्दो करब के आसार के बजाय एक अजीब सा इत्मीनान था। उसकी ऐसी कैफियत ने मुझे इसके बारे में मजीद तजस्सुस में डाल दिया। खैर, मामूल के मुआयने के बाद मैं घर चला गया। शाम को वापसी हुई तो मैंने उससे बात करने की ठानी। मैं उसके बेड के पास गया। सलाम दुआ के बाद मैंने पूछा, कौन सी मजबूरी ने तुम्हें इन गलत राहों पर डाल दिया? वो मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और अजीब नजरों से मुझे देखने लगा, जैसे मैंने कोई बहुत अहमकाना सवाल पूछ लिया हो। मुझे अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगे? मैंने फिर सवाल किया। वो बोला, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे हॉस्पिटल के बेड पर इस हालत तक कैसे पहुँचे? मैंने पूछा। तो उसने कहा, यह बताने की ना तो मुझे इजाज़त है और ना मैं बताना चाहता हूँ। उसने मेरा मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुझे अफसोस हो रहा है, तुम जैसे लोग क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी ज़िंदगी भी तुम लोग बर्बाद करते हो और कई मासूमों की जानें भी लेते हो। मैं फट पड़ा। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। खैर, मैं कमरे से निकल गया और सोचा, ये ढीठ और गुमराह लोग हैं, इन्हें उनकी हालत पर छोड़ना ही बेहतर है। उस रात एक इमरजेंसी केस आ गया। मुझे रात को 11 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ा। उस केस से फारिग होते होते मुझे 1 बज गया। मैं फारिग होकर उसके कमरे में चला गया और एक बार फिर उससे कुछ उगलवाने के मूड में था। मैं फिर से उसके पास बैठ गया। वो ऐसे जाग रहा था जैसे उसकी आंखों का नींद से कोई ताल्लुक ही ना हो। उसने मेरे चेहरे पर एक सरसरी नजर डालने के बाद मेरी तरफ दोबारा देखना भी गवारा ना किया। मैंने पूछा, मेरी दोपहर वाली बातों से नाराज हो? उसने कोई जवाब ना दिया। मैं फिर गोया हुआ, देखो, तुम मेरे भाइयों जैसे हो। तुम मेरे पास इंतहाई बुरी हालत में लाए गए। मैंने तुम्हारा इलाज किया। इस तरह से मैं तुम्हारा मोहसिन हूँ। मैं अगर तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल गलत तरीके से सोच रहे हैं। बल्कि इस हादसे का शिकार होने से लेकर अब तक सभी मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। कुछ देर वो खामोश रहा और फिर बोला, आपको मैं अपना राजदार इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस हादसे के बाद मैं बाकी ज़िंदगी बिस्तर पर गुजारूंगा। मेरा जो काम था वो मैं
ख़त्म कर चुका। करने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। डॉक्टर साहब, मैं कोई दहशतगर्द या तहरीबकार नहीं, मैं रखवाला हूँ इस मुल्क का, इस मुल्क में रहने वाले हर फर्द का। मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करता और आपकी नज़रों में मुजरम बनकर ही यहाँ से चला जाता। लेकिन चूंकि आप मेरे मोहसिन हैं और आपको बहुत जुस्तजू है मेरे बारे में जानने की, तो सुनिए। मैं एक सिपाही हूँ, गुमनाम सिपाही, बेनाम सिपाही। मेरा काम इस मुल्क को कौम के दुश्मनों की एक एक हरकत पर नज़र रखना है। मैंने इस मुल्क के बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं। सालों से मैं इस धरती के दुश्मनों का ताक़ुब कर रहा हूँ। मैंने इस मुल्क के खिलाफ दुश्मन के बहुत सारे मंसूबे और हमले नाकाम बनाए हैं। जिस दिन मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, उससे चंद दिन पहले हमें खबर मिली कि इस शहर के एक मुकाम पर दहशतगर्द यहाँ के एक पुरहजूम मुकाम पर मासूम और निहत्थे लोगों के कत्ले-आम का मंसूबा बना रहे हैं। मुझे जो ड्यूटी दी गई वो ये थी कि मैंने कुछ मुश्तबा लोगों की हरकत और सकनात पर नज़र रखनी थी। मैं रूप बदल बदल कर इन लोगों के ताक़ुब में रहा। जिस दिन ये हादसा हुआ, उस दिन इन लोगों ने एक मोटरसाइकिल पर बारूद नस्ब किया और उसे एक शख्स उसी पुरहजूम मुकाम पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ा जहां हमले का इरादा था। मैं उस शख्स के पीछे था। मुझे मोटरसाइकिल पर नस्ब बारूद का उस वक्त पता चला जब वो शख्स उस मोटरसाइकिल को वहां खड़ा करके मशकूक तरीके से वहां से निकल गया। वो जगह इतनी पुरहजूम थी कि वहां से इन सब लोगों को निकालना या बम को वहां निकारा बनाना बहुत मुश्किल काम था। मैंने एक आम शहरी के तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को फोन करना चाहा, लेकिन ये सोचकर रुक गया कि उनके आने में जाने कितनी देर लगे, और यहाँ किसी को पता चला कि मोटरसाइकिल पर बम नस्ब है तो भगदड़ मच जाएगी, जिससे यहाँ बकसरत मौजूद मासूम बच्चों और औरतों की जानों को खतरा लाहक हो जाएगा। मैंने अपना तजुर्बा आजमाने का इरादा किया। दरअसल मैंने ट्रेनिंग के दौरान छोटे मोटे बम नकारा बनाने की तरबियत हासिल की थी। मैं इस तरीके से मोटरसाइकिल के साथ जाकर खड़ा हो गया, देखने वाले को महसूस हो कि मैं इसका मालिक हूँ। कुछ देर गुजरी थी कि एक पुलिस वाला हाथ में डंडा थामे मेरे पास आया और बोला, मोटरसाइकिल तुम्हारी है? मैंने बगैर कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। वो एकदम भड़क उठा, यार कुछ ख्याल करो, बड़े बाजार में तुमने बीच रास्ते मोटरसाइकिल पार्क की हुई है, हटाओ इसे यहाँ से। उसके तासुरात ऐसे थे कि मुझे महसूस हुआ कि उसके हुक्म पर अमल ना किया तो वो डंडे की मदद से अपने अहकामात पर अमल करवाएगा। खैर, मैंने मोटरसाइकिल को देखा तो इत्तेफाक से उसका हैंडल लॉक नहीं लगाया गया था। मैं मोटरसाइकिल को लेकर पैदल चलकर थोड़ा दूर आ गया, लेकिन ये एक बड़ा बाजार था और उसके साथ में गलियां थी जहां घर भी थे। मैं कुछ देर तजब्जुब का शिकार रहा, फिर मैंने एक इंतहाई फैसला किया। धमाका किसी वक्त भी हो सकता था। मोटरसाइकिल खड़ी करके उसे गए हुए 20 से 25 मिनट गुजर चुके थे। मैंने सोचा यहाँ धमाका हो गया तो बहुत नुकसान होगा और यहाँ से उसे दूर ले जाने के लिए उसे हर हाल में स्टार्ट करना होगा। मैंने करीबी गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर जेब से अपना महसूस चाकू निकाला और 15 से 20 सेकंड में मोटरसाइकिल का स्विच ऑन हो चुका था। उसे कहाँ लेके जाना था मैं ये सोच चुका था। उस जगह से 10 मिनट की मुसाफिर पर एक गैर आबाद इलाका और पानी का बहुत बड़ा तालाब था। मैंने सोच लिया कि मोटरसाइकिल को इसी तरफ लेके जाऊंगा। मैंने मोटरसाइकिल की किक लगाई और उसे उसी वीराने की तरफ भगाना शुरू कर दिया। मैं दरूद पाक और कलमे का विर्द कर रहा था। आधे से ज्यादा रास्ता तय हो चुका था कि अचानक वो हो गया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बेड पर पड़ा हूँ। मेरे साथ जो हादसा हुआ उसमें मेरी जान इसलिए बच गई क्योंकि मैं अल्लाह को याद कर रहा था, और टांगे चली गईं तो क्या हुआ, अगर मैं ये कुर्बानी ना देता तो जाने कितने मासूम जान से जाते, कितने घर उजड़ जाते। मैं समझता हूँ कि मेरी ये कुर्बानी कुछ भी नहीं। इस धमाके में मेरे जिस्म के चीथड़े उड़ जाते तब भी कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि शहीद होना तो हर मुसलमान की आरज़ू होती है। डॉक्टर साहब, मैं शहीद हो जाता तो आप यही समझते कि एक दहशतगर्द मारा गया और आपको कोई आकर बताता भी नहीं कि मैं इस मुल्क का एक सिपाही था। डॉक्टर साहब, यही होती है हमारी शहादत। हम जीते भी गुमनामी में हैं और मरते भी गुमनाम होकर हैं, लेकिन हमारी इन कुर्बानियों की वजह से अगर हमारी सरजमीन महफूज है और हमारी कौम किसी बड़े नुकसान से बच जाती है तो इससे अच्छा अमल और क्या होगा जो हम रब की बारगाह में लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत को बचाया। लेकिन ये सब कुछ होता अल्लाह की दी हुई तौफीक, हिम्मत, हौसला और उसकी अता की हुई
ताकत से होता है। डॉक्टर साहब काफी है या कुछ और? उसने मुझे मुखातिब किया। मेरी आंखें नम थीं। मैंने बेहतियार उठकर उसका माथा चूम लिया और उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। वो मुस्कुराने लगा और बोला, डॉक्टर साहब आप क्या कोई भी मुझे इस अंदाज में मिलता तो यकीनी तौर पर वही सोचता जो आपने सोचा है। खैर मैंने आपको अपना राजदार बनाया है तो इसलिए कि आप जान सके कि हम कैसे इस मुल्क और कौम की हिफाजत करते हैं। जी हाँ, मैं पाकिस्तान की दिफा की आखिरी लकीर हूँ। मैं मारहोर हूँ। हाँ, मैं ISI हूँ। मैं ISI हूँ। वीडियो पसंद आने की सूरत में मौजूद सामीन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही पाकिस्तान आर्मी और ISI से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, लेकिन जाते हुए कमेंट्स में मारहोर जिंदाबाद लिख दीजिएगा ताकि मुझे हौसला अफजाई मिल सके। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।